हेलो दोस्तों, आज के इस कॉम्प्रिहेंसिव सेशन में हम इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके का सबसे कोर और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जहां से हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट और लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। बैंकिंग इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज हम इन दोनों शानदार हैंड रिटन माइंड मैप्स के जरिए बेसिक बैंकिंग फंक्शन से लेकर मॉनेटरी पॉलिसी के एडवांस क्वांटिटेटिव टूल्स तक के पूरे सिलेबस को एक एक लाइन बिना छोड़े क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस कंप्लीट मास्टर क्लास को। सबसे पहले आते हैं पेज 1 के पार्ट नंबर 1 पर, जो है बेसिक फंक्शन ऑफ अ बैंक। बैंक्स का प्राइमरी यानी मुख्य काम होता है पब्लिक से मनी डिपॉजिट्स को हैंडल करना और जरूरतमंद लोगों को लोन्स प्रोवाइड करना। फ्लैट आते हैं पार्ट नंबर 2 पर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसे शॉर्ट में PSL कहते हैं। इसके पीछे के सिस्टम को ध्यान से समझिए। सबसे पहले आता है द प्रॉब्लम। बैंक्स नेचुरली प्रेफर करते हैं वेल्थी यानी अमीर और बड़े इंडिविजुअल्स जैसे अंबानी या अदानी को लेंड करना यानी लोन देना, क्योंकि वहां उनका पैसा सेफ रहता है और रिकवरी की सिक्योरिटी होती है। लेकिन इससे एक बड़ी दिक्कत खड़ी होती है और वहीं से पैदा होती है द नीड। लोन्स देश के बिल्कुल लास्ट माइल यानी आखिरी कोने तक पहुंचने चाहिए, जैसे रूरल यानी गांव के स्टूडेंट्स जिन्हें एजुकेशन लोन्स की जरूरत है, या वो विलेजर्स जिन्हें नए बिजनेस आइडियाज शुरू करने हैं पर उनके पास बैंक को देने के लिए कोई कोलैटरल यानी गिरवी रखने के लिए जमीन या सोना नहीं है। इसी समस्या को दूर करने के लिए आती है PSL की डेफिनेशन। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक ऐसा गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का मैंडेट यानी नियम है जहां सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स को अपने टोटल लोन अमाउंट का एक स्पेसिफिक परसेंटेज कंपल्सरी रूप से प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे कि एजुकेशन और एग्रीकल्चर को देना ही पड़ता है। फ्लैट बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 पर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, रोल्स एंड टास्क्स। RBI को हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में 3 महत्वपूर्ण टाइटल्स दिए गए हैं। पहला है बैंकर्स ऑफ बैंक, यानी देश के सभी बैंक्स का बैंक RBI है। दूसरा है बैंकर टू द गवर्नमेंट, जो देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड्स और फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोवाइड करता है। तीसरा है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी जब कोई बैंक फेलियर यानी डूबने की कागर पर होता है और उस कहीं से मदद नहीं मिलती, तो RBI यूज फंड्स देने वाला आखिरी सहारा होता है। इसके साथ हाई RBI के 3 प्राइमरी टास्क हैं जो हमारी इकोनॉमी को चलते हैं। टास्क नंबर 1 है इन्फ्लेशन कंट्रोल और प्रेडिक्शन, यानी देश में महंगाई को कंट्रोल करना और अश्योर करना कि इन्फ्लेशन रेट 4% के दायरे में रहे, जिसमें +-2% का टॉलरेंस बैंड होता है, यानी इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच ही रहना चाहिए। टास्क नंबर 2 है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, यानी ये इंश्योर करना कि हमारा इंडियन रुपी US डॉलर के मुकाबले बहुत कमजोर ना हो जाए, जो कि माइंड मैप के कैलकुलेशन चार्ट के हिसाब से $1 = 96 रुपीस के पास चल रहा है। टास्क नंबर 3 है इकोनॉमिक ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, यानी नंबर्स बेस्ड ग्रोथ को मेंटेन रखना और ये देखना कि GDP ग्रोथ रेट वाइल्ड फ्लक्चुएशंस ना करे, जैसे अचानक 8% से गिरकर 2% पर ना आ जाए। फ्लैट आते हैं पार्ट नंबर 4 पर, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड बाय 2 पॉलिसीज। देश की अर्थव्यवस्था को 2 मेजर पॉलिसीज चलाती हैं। पहली है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे पूरी तरह से RBI मैनेज करता है, और दूसरी है फिस्कल पॉलिसी, जिसे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। चलिए अब बढ़ते हैं सबसे हाई स्कोरिंग सेगमेंट पार्ट नंबर 5 पर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसे शॉर्ट में MPC कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आती है इसकी कंपोजिशन। MPC में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। इनमें से 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं और बाकी 3 मेंबर्स RBI की तरफ से होते हैं, जिसमें RBI के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के रूप में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन। गवर्नमेंट के 3 मेंबर्स को चुनने के लिए एक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, जिसे कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं। ये कमेटी टोटल 6 मेंबर्स शॉर्ट लिस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, पर फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 3 मेंबर्स का हाई होता है। MPC के मेंबर्स का टेन्योर यानी कार्यकाल एग्जैक्ट 4 ईयर टर्म का होता है। इसका एक क्रिटिकल रूल याद रखिएगा, एक बार 4 ईयर टर्म खत्म होने के बाद किसी भी मेंबर का नो रीअपॉइंटमेंट यानी दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती। इसकी लीगल स्टैंडिंग ये है कि MPC एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB के तहत एस्टैब्लिश किया गया है। MPC का फॉर्मेशन उर्जित पटेल कमेटी, जो कि हमारे फॉर्मर गवर्नर हैं, उनकी रिकमेंडेशंस के आधार पर किया गया था। MPC में डिसीजन मेकिंग वोटिंग के जरिए होती है। अगर कभी वोट टाई हो जाए, यानी 3 वर्सेस 3 हो जाए, तो RBI गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा कास्टिंग वोट होता है, जिसके चलते RBI का स्टांस हाई इकोनॉमी में प्रिवेल करता है। फ्लैट आते हैं पार्ट नंबर 6 पर, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इन टूल्स का क्लासिफिकेशन 2 कैटेगरीज में किया जाता है, क्वांटिटेटिव जो नंबर बेस्ड होते हैं और क्वालिटेटिव जो एडवाइस और मोरल स्वेजन पर बेस्ड होते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर आता है LAFA यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी।
यहाँ लिक्विडिटी यानी तरलता का मतलब होता है किसी भी एसेट को कितनी आसानी और स्पीड से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका सॉलिड हायरार्की एग्जाम्पल देखिए, सबसे ज्यादा लिक्विड कैश होता है, उससे कम लिक्विड एटीएम बैलेंस होता है, उससे कम लिक्विड चेक होता है और सबसे कम लिक्विड लैंड यानी जमीन होती है, क्योंकि जमीन को बेचकर कैश लाने में बहुत वक्त लगता है। एलएफए के दो मेन टाइप्स होते हैं। पहला है रेपो रेट। ये वो रेट होता है जिस पर आरबीआई देश के बाकी बैंक्स को मनी यानी प्रिंसिपल उधार देता है। जब बैंक्स इस पैसे को इंटरेस्ट के साथ आरबीआई को लौटते हैं तो इस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहते हैं। इसके पीछे का इकोनॉमिक लॉजिक समझिए। अगर रेपो रेट ऊपर जाएगा तो बैंक्स के लिए इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे, जिससे कॉर्पोरेट और पर्सनल लोन्स एक्सपेंसिव यानी महंगे हो जाएंगे। इस वजह से लोन की डिमांड मार्केट में डाउन हो जाएगी और पूरे सिस्टम में मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। इकोनॉमिक फाइट में याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई से लड़ने के लिए रेपो रेट को हमेशा बढ़ाया जाता है और रिसेशन यानी मंदी से लड़ने के लिए इसे डिक्रीज किया जाता है। दूसरा टाइप है रिवर्स रेपो रेट। ये वो रेट होता है जिस पर देश के बाकी बैंक्स अपना सरप्लस पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं और आरबीआई उन बैंक्स को इंटरेस्ट पे करता है। इसका पर्पस मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करना होता है ताकि बैंक्स पब्लिक को ज्यादा लोन ना बांट सकें। इसका लॉजिक ये है कि अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक्स पब्लिक को रिस्क पर लोन देने के बजाय सिर्फ आरबीआई के पास पैसा रखना प्रेफर करेंगे, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं हमारे पेज 2 पर और समझते हैं आरबीआई एंड मॉनेटरी टूल्स का अगला अध्याय। पहला पॉइंट है पॉलिसी स्टांसेस, जिसमें 2 स्टांसेस आते हैं। नंबर 1 है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, जिसे डोविश स्टांस भी कहते हैं। ये तब उस होता है जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज यानी बढ़ाना होता है। नंबर 2 है कंट्रैक्शनरी पॉलिसी, जिसे हॉकिश स्टांस कहते हैं। ये तब उस होता है जब मनी सप्लाई को डिक्रीज यानी टाइट करना होता है। पॉइंट नंबर 2 पर आता है रिजर्व रेशियोज एंड एनडीटीएल का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व। बैंक्स अपने पास आए पूरे 100% पैसे को मार्केट में लोन पर नहीं चढ़ा सकते। उन्हें अपने टोटल मनी का एक स्पेसिफिक पोर्शन इमरजेंसी रिजर्व के रूप में सेफ रखना पड़ता है, ताकि नीरव मोदी या विजय माल्या जैसे बड़े बैंकिंग क्राइसिस के दौरान बैंक कोलैप्स ना हो और अलाइव रहे। यहाँ 2 टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, लायबिलिटी और एसेट। लायबिलिटी वो पैसा होता है जो आपको किसी को लौटना है, जैसे एक स्टूडेंट जब अपने पेरेंट्स से पैसे लेता है तो वो लायबिलिटी है। इसी तरह बैंक अकाउंट में जमा पब्लिक का पैसा बैंक के लिए एक लायबिलिटी है। एसेट वो चीज होती है जो आपको कमा कर देती है, जैसे एक वर्किंग सन जो घर पैसे बेचता है। इसी तरह बैंक जो लोन्स पब्लिक को बांटता है वो बैंक का एसेट होता है, क्योंकि वहां से इंटरेस्ट की कमाई होती है। फ्लैट आते हैं एनडीटीएल पर, जिसका फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। यही वो मैं बेस है जिस पर सारे स्टैट्यूटरी रिजर्व परसेंटेजेस कैलकुलेट होते हैं। एनडीटीएल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है डिमांड लायबिलिटीज, जिसमें सेविंग्स अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स आते हैं, क्योंकि कस्टमर इस पैसे को कभी भी डिमांड करके निकल सकता है। दूसरा है टाइम लायबिलिटीज, जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट्स यानी आरडी आते हैं, जो एक फिक्स्ड टेन्योर यानी समय के लिए ब्लॉक होते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आता है टाइप्स ऑफ रिजर्व रेशियोज, सीआरआर वर्सेस एसएलआर का डायरेक्ट कंपैरिजन। पहले बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर की। ये कंपल्सरी रूप से सिर्फ और सिर्फ कैश फॉर्म में ही होना चाहिए। इसे बैंक्स को आरबीआई के पास ही रखना पड़ता है। इसे आरबीआई एक्ट 1934 गवर्न करता है। करंटली ये एनडीटीएल का अप्रोक्सीमेटली 3% होता है और इस पर बैंक्स को कोई भी इंटरेस्ट यानी कमाई नहीं मिलती। दूसरी तरफ है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर। इसे कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी भी रूप में रखा जा सकता है। इसे बैंक्स को आरबीआई के पास नहीं बल्कि खुद के पास अपने ही लॉकर में मेंटेन करना होता है। इसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 गवर्न करता है। करंटली ये एनडीटीएल का अप्रोक्सीमेटली 18% होता है और ये मैक्सिमम 40% तक जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस पर बैंक्स को इंटरेस्ट और वैल्यू एप्रिसिएशन मिलता है। जैसे अगर गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो बैंक का रिजर्व वैल्यू भी बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 4 है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसे शॉर्ट में ओमो कहते हैं। इसकी डेफिनेशन सिंपल है। आरबीआई द्वारा मार्केट में मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी गसेक्स को खरीदना और बेचना हाई ओमो कहलाता है। इसके 2 मैकेनिज्म्स हैं। पहला है सेलिंग सिक्योरिटीज। जब आरबीआई मार्केट में एक 100 करोड़ का गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पब्लिक या बैंक्स को बेचता है तो पब्लिक कैश उठाकर आरबीआई को दे देती है, जिससे मार्केट का कैश लॉक हो जाता है और मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। दूसरा है बाइंग सिक्योरिटीज। जब आरबीआई यूएनएचआई डॉक्यूमेंट्स को मार्केट से वापस बाय यानी खरीदता है तो आरबीआई बदले में पब्लिक को फ्रेश कैश देता है, जिससे सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ती है और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है।
आखिर में पॉइंट नंबर 5 पर आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसे MSF कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि इसे हम ओवरनाइट रेपो भी कहते हैं। इसका मेन फंक्शन टैब एक्टिवेट होता है जब किसी बैंक को इमरजेंसी में सिर्फ और सिर्फ 1 नाइट यानी एक रात के लिए डे एंड क्लोजिंग के वक्त इमरजेंसी पैसा चाहिए होता है। MSF पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट हमेशा एक पेनल्टी रेट होता है, यानी ये नॉर्मल रेपो रेट से हमेशा हायर यानी ज्यादा होता है। इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर इकोनॉमी में चल रहा रेपो रेट 5.25% है तो इमरजेंसी MSF रेट बढ़कर 5.45% हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारे बैंकिंग और RBI मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का सुपर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने दोनों माइंड मैप्स का एक एक वर्ड कवर कर लिया है। इन दोनों शानदार हैंडरिटन माइंड मैप्स की फ्री हाई क्वालिटी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @scripted notes को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए इंटरैक्टिव टॉपिक के साथ। थैंक